नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है प्रधानमंत्री मोदी और उनका मंत्रिमंडल लोकसभा चुनाव 2024 के जो परिणाम 3-4 जून को आए, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से 9 जून को राष्ट्रपति भवन में एक भव्य शपथ समारोह में उन्होंने और उनके 71 मंत्रियों ने शपथ ली। राष्ट्रपति ने नेपाल, भूटान, लंका, बांग्लादेश, मॉरिशस आदि पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों की गरिमामयी उपस्थिति में ये शपथ लिया। उसके बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सहित 72 सांसदों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली, उसके बाद 10 तारीख को कल शाम को ये मंत्रिमंडल के विभागों का वितरण हुआ, जिसमें बहुत जोर दिया जा रहा है। इस समय देश के जागरूक मतदाताओं ने एक अंकुश लगाया, लोकशाही का पाठ पढ़ाया देश की राजनीतिक दलों को। देश की जनता चाहती है दिशावान सरकार जो लोकतंत्र का सम्मान करती हो, और मजबूत विपक्ष जो सरकार को दिशा भटकने पर अंकुश लगाए, जनहित की बात को सामने रखे। इस प्रकार का विपक्ष चाहती। और इस मामले में भले ही तमाम लोग अपना नजरिया कर रहे हैं, तो जन भावनाओं के अनुरूप देश की वर्तमान स्थिति के बनो देश के भविष्य को संवारने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि देश को एक शक्तिशाली देश बनाना है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, 1947 तक भारत को विश्व का महान शक्तिशाली और विकसित देश बनाना। तो उस दिशा में ये मंत्रिमंडल उसके अनुरूप कहाँ तक सफल होता है, इसके गठन पर हम एक नज़र पेश करते हैं, उसकी एक हल्की समीक्षा। हालांकि लोग कहते हैं कि चेहरा बता देता है इंसान की फितरत, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके आपके प्रति क्या भाव है, या उसकी वर्तमान दिशा और दशा क्या है। वर्तमान दिशा और दशा इसलिए वर्तमान सरकार की, मोदी सरकार की, जो चुनाव से पहले हुंकार भर रही थी, अब की बार 400 पार मोदी सरकार तोड़ देंगे तमाम रिकॉर्ड और भारत को बना देंगे महान। और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं, राजग की गारंटी नहीं, मोदी जी की गारंटी। इस प्रकार व्यक्तिवादी, जिस प्रकार से इंदिरा इज इंडिया का हुंकार कांग्रेस कभी सत्ता मत में भूल रही थी, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बताता है, संगठन बताता है, उसकी स्थिति ये हो गई। अब की बार 400 पार, एक हुंकार और गारंटी मोदी की। उसी के विपक्ष भी इससे छूटा नहीं, जैसे केजरीवाल जैसे वो सारा प्रचार अपने केजरीवाल की गारंटी, मोदी ने गारंटी दी तो उसके बाद गारंटी केजरीवाल की, कहते जेल से शासन चला लेंगे। जो दूसरों को कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर पद से मुक्ति और जेल डालो, वो आदमी क्या कर रहा है। वो जेल में जाके तमाम आरोप में, यहाँ आए थे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और बहाने बैठ गए शराब की दरिया एक के साथ एक फ्री। कितना नैतिक पतन, पद लोलुपता के लिए अंध तुष्टिकरण में फंसकर जिस प्रकार कांग्रेस का ह्रास हुआ, उसी प्रकार भ्रष्टाचार को देश में नया
नई व्यवस्था देने के लिए, लोकशाही मजबूती से स्थापित करने के लिए, परिवर्तन के लिए आए हुए लोग जब सत्ता के पास बैठे तो अपने वादों को, अपने आदर्शों को, अपनी कथनी को करनी में परिणित नहीं कर पाए, उन्हें जमीदूज कर दी। तो ये केवल बीमारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं। यहाँ जो भी सत्तासीन होता है वो अगले चुनाव के लिए जो भी राजनीतिक दल है, यहाँ देश के लिए कोई ऐसा नहीं बनता। पहली बार मोदी सरकार ने एक इस प्रकार से हुंकार भरी देश और पूरे विश्व पटल पे भारत को रखने में, उसमें काफ़ी सफल हुए। क्योंकि विश्व के तमाम देशों में, चीन और रूस को छोड़ दीजिए, अधिकांश देशों में सत्ता परिवर्तन होते रहे और वहाँ की व्यवस्थाएं कोरोना से लेकर अन्य वैश्विक कारणों से डगमगाती रही। भारत की अर्थव्यवस्था इन दिनों काफ़ी मजबूत हुई। तो जो हम आप पे बता रहे, प्रधानमंत्री जी ने कल पहली फाइल जो अपने हस्ताक्षर किए वो किसानों को, किसान निधि की किस्त जारी की। उससे देश के किसान कितने खुश होते हैं। किसान सबसे नाराज चल रहे हैं। जिन किसानों के आक्रोश के दम पर मोदी सरकार ने जो कृषि का विधेयक लाए थे, पास किया था, उसको भी वापस करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में देखा जिस प्रकार से मध्य भारत में उनको, एक उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हाशिए में है। तो उसे देख के उन्हें लगा कि यहाँ कुछ ऐसा किया जाए, किसान है तो किसानों को पहली निधि दी। उसके बाद कल मंत्रिमंडल का को विभाग बंटवारे हुए। इस मंत्रिमंडल के बंटवारे पे खींचतान चल रही थी, क्योंकि 272 जो साधारण बहुमत का अंक है वो मोदी सरकार छोड़ नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी भले ही राजग 293 के आसपास आई, परंतु उसमें जो बैसाखियाँ थी, जो समर्थक दल थे, वो जनता दल नीतीश कुमार भारत के एक मात्र ऐसे राजनेता हैं जो 20-25 साल से निरंतर बिहार की राजनीति पर काबिज हैं, मुख्यमंत्री हैं। भले ही उनके दल को पूर्ण बहुमत न हो, उनके विपक्ष में जो लोग रहते हैं उनको गरियाते रहते हैं, परंतु समय आने पर सभी उनको मुख्यमंत्री पर, बिहार जैसे घोर जातिवादी में बटा हुए समाज में भी नीतीश कुमार की कुर्मी जाति का केवल 3-4% प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है। फिर उसके बाद भी नीतीश कुमार अपने कार्यकौशल से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के निकले हुए नीतीश कुमार, लालू, पासवान से लेकर तमाम लोग बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में बने हैं। उसमें नीतीश कुमार काफ़ी सफल हुए। लालू जो पिछड़े वर्ग को जागृत करने में काफ़ी सफल हुए, परंतु वो सत्ता आने पर जिस प्रकार से घोटालों में फंस गए, चारा घोटाले में अन्य व्यक्ति भी थे, परंतु केंद्रित लालू थे, क्योंकि वो अधिकांश वहाँ के पिछड़े वर्ग को एकजुट कर रहे थे, इसलिए उन पे अंकुश रहे। भ्रष्टाचार के आरोपों में अन्य भी थे, ये एक परंपरा थी वहाँ पे खाने की। ये केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में इस प्रकार की परंपरा अगर जांच की जाए, ग्राम सेवक से लेकर कैबिनेट सचिव और कई मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री सारे इसमें जो नियमों की धज्जियाँ उड़ाने में, तो वो सफल हुए। तो नीतीश कुमार जो पलटीबाज के रूप में, जो कभी कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी बन जाऊँ, कभी कहते हैं जंगल राज का प्रतीक है लालू के सामने, पर समय आने पर वो जो मुख्यमंत्री की बागडोर अपने पास रखने की लालसा से वो जिधर पलटी मारते हैं, उनके विरोधी उनको सर माथे पे चढ़ा के मुक्त। उन्होंने उनके दल को इस समय जो दूसरे नंबर पे वो 12 सांसद हैं उनके, तो उन्होंने भी कहा कि हमारी कमान रहेगी। तो नीतीश कुमार
को काफ़ी जिस ढंग से उसका स्वागत हुआ, उनको मनाया गया, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम, उन्होंने कहा मैं सहयोगी हूँ, परंतु उन्होंने मंत्रालयों की मांग कर दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये बहुत सुखद है कि वो अपने प्रदेश के हित के बारे में चिंतित हो, भविष्य कैसे सुधारा जाए, और वो बड़े मंत्रालयों की भी मांग करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की भी बात करें। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जो कभी अटल बिहारी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो राजग गठबंधन के संयोजक थे, तो वो अब इस चुनाव में आंध्र प्रदेश की विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीते हैं, भारी बहुमत से। जगन रेड्डी को लोकशाही का धूल चटा दी है। वहीं कांग्रेस भले ही आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बनाए जाने से हाशिए में चली गई, वहाँ कोई नाम लेवा नहीं। दूसरी तरफ नायडू जी के सबसे बड़े साझेदार के रूप में उन्होंने ये समर्थन दिया, लेकिन वो भी लोकसभा अध्यक्ष के और बड़े मंत्रालयों के पक्ष में अपने पक्ष पर। तो उनका ये है कि उनकी घोषणा में ये है कि वहाँ पर मुसलमानों को, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में भी आरक्षण दिया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री कह रहे थे मैं नहीं बंटने दूंगा, धार्मिक आधार पर नहीं होना, तो उनके लिए अग्नि परीक्षा है। तो ये कसम में प्रधानमंत्री ने जो विभागों का बंटवारा किया उसके अनुसार उन्होंने अपनी चलाई बिल्कुल मजबूती से, क्योंकि 240 और प्रधानमंत्री कुशल हैं, वो लंबे समय से गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और यहाँ रहे, और अमित शाह के साथ उनका इतना अच्छा गठजोड़ है कि वो फर्श से अर्श तक पहुँचने में अमित शाह की रणनीति और उन काफ़ी जिस प्रकार से उन्होंने ये प्रधानमंत्री ने मुख्य जो पद हैं देश के गृह मंत्री का, वो अमित शाह के पास है। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय भी अपने पास रखा है, उनका प्रिय है। वहाँ पे सहकारी संस्थाओं में गुजरात में उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क पर अंकुश लगा रखा है, अब दबदबा बना रखा है। तो पहले भी उनकी चेष्टा थी कि ये सहकारी संस्थाओं का, तो वो उन्होंने भी रखा है। तो वहीं विदेश मंत्रालय जयशंकर जी पहले की सरकार में भी थे, और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन थे, उसी के पास विदेश ये अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर ये तमाम लोग, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त भूमिका। अब ये खबर ये आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री नड्डा को बनाया। नड्डा भी पहले विवादों में फंसे थे, एम्स के विवादों में, अब बना दिया। 4 भले ही उन्हें केंद्रीय नेता हैं, किस हिमाचल के उस पर दिया, परंतु इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जिस प्रकार से जो भारत का एक लड़ाकू तबका है, राजपूत, जाट और मुस्लिम समाज ने एक प्रकार से काफ़ी हद तक किनारा रखा, कह के किनारा रखा भारतीय जनता पार्टी। शायद उसका परिलक्षण यहाँ दिखाई दे रहा है। हिमाचल से जो अनुराग ठाकुर जीते थे और 4 सांसद रहे, उनको जो पिछले उसमें सूचना प्रसारण मंत्री थे उन्हें भी जगह नहीं दी गई। वहीं जगह तो उत्तराखंड में से भी नहीं मिली। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जितने पूर्व मुख्यमंत्री जीते उनमें से केवल एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री ये हैं त्रिवेंद्र रावत, जिनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। शायद इसी नाराजगी से जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की या गुजरात में जो विरोध झड़प रहा, उसी के कारण
उनको हाशिए में रखा गया। जाट समाज के भी तमाम नेताओं को ये मजबूती जो क्योंकि सहयोगी दलों में अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी को भी अगर प्रधानमंत्री चाहते, जब एक सांसद वाले पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतनराम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, या पासवान के बेटे को, भले ही उनके 5 सांसद हैं पर 5 सीटें भी प्रधानमंत्री ने, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो अजीत सिंह का भी एक दिया जा सकता था, परंतु उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो ये चीज़ें जो दिखाती है, वैसे उत्तराखंड में इस मंत्रालयों में के विभाजन में जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री में, ललन सिंह को पंचायती, कुमार स्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और देवगौड़ा जी के बेटे को भारी उद्योग, चिराग पासवान को जो चिराग पासवान जीतनराम मांझी हुए, राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री, जो पहले इनके पास था। मध्य प्रदेश के नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे माधवराज सिंधिया के सुपुत्र के पास रहे। तो ज्योति आदित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री दिया गया। रेल मंत्री पे बहुत मजबूती से जो मांग थी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ग्रुप की, वो चाहते थे, प्रधानमंत्री जानते हैं कि रेल मंत्री अगर नीतीश कुमार के पास चले गए तो पूरे उसमें जितने रिक्त पद हैं उनको भर देंगे, नायडू भी भर सकते थे। और इनकी नीतियां नहीं लगती है मुझे रोजगार देने के लिए, जो रिक्त पद हैं उसमें भरने के लिए तैयार नहीं है। ये जो बड़ा वो है कि बड़े दमखम से जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने और बिहार के अन्य विपक्षी दलों ने मांग की थी कि रेल मंत्रालय मांगे नीतीश कुमार, मांगा भी होगा, पर प्रधानमंत्री ने जो अश्विनी वैष्णव को दिया उससे साफ हो गया है कि सरकारी पदों पर नियुक्तियों को नहीं भरा जाएगा। मनसा ही नहीं है जब और राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन दिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने, मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास का दिया गया आज, और पीयूष गोयल को वाणिज्य दिया था, और रामदास अठावले से लेकर पंजाब के बेअंत सिंह के बेटे कांग्रेसी दिग्गज और जो पंजाब में आतंकवाद पर अंकुश लगाने, बेअंत सिंह के बेटे जो पोते जो कांग्रेस के सांसद थे, वो रंजीत, वो भाजपा में आए, भले ही चुनाव न जीते, पर पंजाब में एक मजबूत नेता उन्हें चाहिए था भारतीय जनता पार्टी। और उस कमी को भारतीय जनता पार्टी की नज़रों को ये आशा है, नेतृत्व को यह आशा है कि बेअंत सिंह के पोते जिनका बड़ा दबदबा है और अपने उसमें भले ही चुनाव न जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तमाम विरोधों के बावजूद जो विरोध जनता में हो रहा था, परंतु वो इस आशा पर हो सकता था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस समय क्रिकेट में देख रहे हैं, वो जो नेता थे बहुत ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्रिकेट कमेंट्री सिद्धू को अब एंट्री होने वाली है, कब होगी ये देर सवेर,
क्रिकेट में उन्हें जगह मिल गया और क्रिकेट का सारा कंट्रोल इस समय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे के हाथ में। अगर वो इन चुनावों में इनको एंट्री देते तो थोड़ा कुछ बेहतर होता। अभी इस चुनाव में जो बहुत मजबूत है, मजबूती ढंग से उठ रहा है मामला, वो ये उठ रहा है लोकसभा अध्यक्ष के लिए। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अपने पास चाहती है, जनता दल यू अपने पास चाहता है और तेलुगु देशम अपने पास। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत प्रवीण है, कहाँ सरकार गिरानी है, कहाँ करना है, क्या करना। उसने अपना इतना बहुमत कर दिया है कि इनके दबाव से मुक्त होने वाले हैं। उन्होंने पूरा प्रबंध किया। अमित शाह जी ने चुनाव के परिणाम रुझान मिलने के रुझानों से ही ये अपना गणित बना दिया था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नायडू और ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना पाए, क्योंकि जब दबाव मैंने दिखे तभी नीतीश कुमार के प्रवक्ता ने, त्यागी ने ये कहा था कि उनको प्रधानमंत्री का भी ऑफर था। ये बिल्कुल सही बात है, परंतु वो दबाव बनाने के रण हमने ठुकरा दिया विपक्ष की तरफ से। पर वो नहीं जानते हैं कि किससे पाला पड़ा। ये अटल सरकार नहीं है जिसको एक वोट पर तुम संसद में गिरा दोगे। ये अमित शाह और मोदी की सरकार है जो साम दाम दंड भेद करके देश की कई सरकारों में तोड़ फोड़ के, दलों में तोड़ फोड़ के, महाराष्ट्र से लेकर गोवा से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में ये है। उनके कामों से, उनके तोड़ फोड़ की राजनीति से त्राही त्राही मची हुई है। भारत के राजनीति के दिग्गज पवार भी उससे मर्माहित हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, जिनका सहयोगी दल रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थ साथियों के साथ किस निर्ममता से व्यवहार पेश आती है उनको सम्मान देने में। ये शिवसेना मानो उद्धव ठाकरे के कुछ, पर उन्होंने केवल यही तो कहा था कि 2 साल के लिए हमें भी बना दो। आपका सबसे पुराना साझेदार था। आप जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को बना सकते हैं, पर आपने उद्धव ठाकरे को सहन, आपने शिवसेना को तोड़ दिया, उनके निशान को छोड़ा, उनकी पार्टी पे हटा, आपने शरद पवार के उसको कर दिया। अब शरद पवार के और शिवसेना जो तोड़े बोड़े हैं, शिंदे वाली गुट, वो दोनों कह रहे हैं हमें। शिंदे गुट ने बहुत अच्छा कहता है हमारे 7 सांसद हैं, जब आप 5 सांसद वालों को कैबिनेट मंत्री दे सकते तो हमें क्यों नहीं देते हैं, हमें राज्य मंत्री 7 होने का। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के, भले ही वो अपनी पत्नी को न जीता पाए एक साथ, वो कह रहे हैं जब आप उनको बना सकते हैं, मांझी को बना सकते हैं। वो भूल गए मांझी समर्पित रही प्रधानमंत्री की यशोगाथा गाने के लिए। दलित, पूरा देश में एक संदेश चाहता है कि दलित अति पिछड़ा दलित है, वो उसके लिए दिया गया। वो कह रहे हैं जब मांझी को दिया जा सकता कैबिनेट मंत्री, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आपको महाराष्ट्र के लिए राह दिखाई, उनको क्यों नहीं। अब प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार सौंप रहे थे राज्य मंत्री का, पर उन्होंने कहा मैं कैबिनेट मंत्री था। भले ही प्रफुल्ल पटेल की ईडी द्वारा जब्त संपत्ति को वापस भी दे दी गई, परंतु वो नहीं मान। और मजे ले रहे हैं, कौन मजे ले रहे हैं? शिवसेना वाले, उद्धव ठाकरे वाले, शरद पवार वाले, कि देखो तुम्हारी इतनी हैसियत था, तुम्हें कुछ नहीं मिला। तो वहीं बिहार में लालू के सुपुत्र, विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी ताना दे रहे हैं अपने चचा कि झुंझुनू मंत्रालय बिहार के नेताओं के पास पहुंच रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बड़ा इस पे
वो किया कि सबको झुंझुना दिया विपक्ष के सहयोगियों को और अपने पास महत्वपूर्ण मंत्रालय रख दिए। तो ये अब जो लोकसभा अध्यक्ष पे है चल रहा है, ऐसी खबर आ रही कि भारतीय जनता पार्टी अपने आंध्र प्रदेश की नेता, जो आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्षा हैं पुंदेश्वरी जी, जो रामाराव की दूसरी बेटी है, एक बेटी की शादी चंद्रबाबू नायडू से की है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर का ही तख्ता पलट दिया था। उस तख्ता पलटने में पुंदेश्वरी जो हैं अपने जीजा के साथ खड़ी रही थी, और वो कांग्रेस पार्टी में भी मनमोहन सरकार के समय भी राज्य मंत्री रही थी। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न प्रांतों का दायित्व दिया उन्हें, और अब वो आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष हैं और उनको बनाया जा सकता है लोकसभा, ऐसे कायस लग रहे हैं। परंतु जो सबसे बड़ी बात है, पुंदेश्वरी जी बनेंगी तो पुंदेश्वरी का विरोध चंद्रबाबू नायडू भी नहीं कर पाएंगे। भले ही चंद्रबाबू नायडू अपने दल के नेताओं को मांग कर रहे हैं, पर आंध्र प्रदेश को मिलेगा। तो पुंदेश्वरी की निष्ठाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी उसे उस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करे जो एंटी रामाराव तेलुगु अस्मिता को लेकर एक जो राजनीतिक दल बनाया था, जो दक्षिण भारत के तमाम जो फिल्मी दुनिया के नेता थे, वहाँ तमिलनाडु से लेकर यहाँ तक आज केरल में भी सुरेश अभिनेता सांसद बने हैं, भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने वाले। वो भी कह रहे हैं कि मंत्रालय का मुझे ज़्यादा वो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इन चीज़ों में उत्तराखंड का नज़रिया दिखता है, जहाँ प्रत्येक प्रदेश का, आंध्र प्रदेश और ये क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश की बात हो चाहे बिहार की बात हो, सब राज्यों के नेता अपने प्रदेश के हितों के लिए बड़े मंत्रालय की मांग। और उत्तराखंड में भले ही अजय टम्टा को यहाँ पे संघ की भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के कृपा से और रणनीति के हिसाब से उन्हें राज्य मंत्री करो। पिछली सरकार में भी थे वो, स्मृति ईरानी के साथ कपड़ा राज्य मंत्री भी रही। परंतु ये है कि उत्तराखंड वालों को कोई आसन, खासकर मेरे जैसे आदमी को, जो करे क्या मंत्रालय में किसी को भी मिल जाए, जब ये लोग एक जुबान भी उत्तराखंड के हित में बोलने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ की जनभावनाओं को अपना स्वर देने के लिए तैयार नहीं, ये उत्तराखंड के हितों की क्या रक्षा करेंगे। जिन लोगों को राजधानी गैरसैंण पे ठंड लगती हो, उनके खिलाफ बोलने वाले का एक शब्द न हो, जिन लोगों को अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा देने के लिए अपना स्वर देने के लिए न हो, जिन लोगों को उत्तराखंड में जो घुसपैठ से वहाँ जनसंख्या का, वहाँ की जो डेमोग्राफी बदलने के लिए काम हो रहा है, वहाँ पे जो शांति भंग करने के लिए, वहाँ के विकास के संसाधनों में सेंध लगाने का काम हो रहा है, उन घुसपैठियों, भारत विरोधी तत्वों को और वहाँ के असामाजिक तत्वों की घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ की जनता जब मांग कर रही है कि मूल निवास 1950 और राजधानी गैरसैंण और भूमि कानून जो हिमालयी राज्यों की तरफ, जो हमारे पड़ोस में हिमाचल में दिया, उनको स्वर देने के लिए जिन लोगों, उनसे क्या आशा की। कल मुझे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में संसद के समीप भारतीय जनता पार्टी के नेता टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय जी मिले थे। वो कह रहे थे, देव भाई
अब तो हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा कि हमने उत्तराखंड की मांगी। क्या बदहाली हो चुकी। किशोर उपाध्याय, जिन्हें अमेठी के क्षेत्र में किशोरी लाल के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि किशोरी लाल के बाद किशोर उपाध्याय भी वहाँ अमेठी के वो रहे, कांग्रेस में बड़ा दबदबा। वो उत्तराखंड के अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, परंतु कुछ मजबूरियों के चलते हुए राजनीतिक तिकड़मबाजी वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में चुना। भारतीय जनता पार्टी में वो हिमालय बचाओ पर्यावरण के नाम पे सुंदरलाल बहुगुणा के साथ में हिमालय बेल्ट के पर्यावरण के लिए काम कर चुका है। तो उन्होंने कहा, वो बड़े हकीम, तो उन्होंने कहा हम लोगों को इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हमें इनसे आशा ही नहीं। लोग मुझे पूछते थे कि आप उत्तराखंड निवास से लेकर कहूँ, क्या आप लोग दिखते नहीं आप? हमने कहा इनसे कोई आशा नहीं। तिवारी से लेकर खंडूड़ी, बहुगुणा, हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत तक हमें आशा रही कि ये लोग कुछ करेंगे, पर जब हमने देखा ये लोग केवल अपने पदों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निज स्वार्थों के लिए, अपने दुराग्रहों के लिए और अपने दिल्ली के आकाओं के लिए समर्पित हैं। ये जो नए नेता बने हैं जितने, इन्हें कोई जनता से कोई हित नहीं। तो हमने इनसे मिलने किया। हमें जो एक मुख्यमंत्री रही तीरथ रावत, वो कह रहे थे आप दिखते नहीं। मैंने कहा क्या दिखना, क्या किससे कहें दर्द दिल किसको, मेरा दर्द है बेदर्दी से कहना नहीं मेरे। अगर ये मिल के कहते हैं हमें विशेष राज्य का दर्जा मिला था, उसका समान हमारे संसाधनों पर, जल संसाधनों पे उत्तर प्रदेश और देश दिल्ली का शिकंजा है। पानी उत्तराखंड से आ रहा है, दिल्ली में फ्री मिलने पर उत्तराखंड में बिजली पानी में दिल्ली में छूट है। पर जहाँ राज्य जो हिमाचल वनाच्छादित है 60% से ज़्यादा, जो सीमांत क्षेत्र है, जो पर्वतीय प्रदेश है, जहाँ के लोग भारत की मूल संगठन जो पर्यावरण बचा रहे हैं, जल संसाधन, उनके लिए कोई नहीं। विशेष राज्य का दर्जा तो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था, उसको बहुत मजबूती से मिलना चाहिए था, परंतु उसे तहस नहस कर दिया। वहाँ की राजधानी गैरसैंण बनी है रमणीक, वहाँ जाने के लिए व्यवस्था कौन करेगा? किशोर उपाध्याय मुझे, वहाँ पानी नहीं, पानी की व्यवस्था सरकार करेगी। मैंने उन्हें कहा किस ढंग से इजराइल से लेकर लीबिया में वहाँ की सरकारों ने इतना बड़ा जल संसाधन से लेकर सारी सुविधाएं प्रदान की, इच्छा शक्ति का, परंतु उत्तराखंड के इतने नालायक जनप्रतिनिधि रहे, उन्हें गैरसैंण जैसे रमणीक स्थल, जिसको सपने को साकार करने के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपना बलिदान दिया, जिसको राजधानी बनाने के लिए आज़ादी के महायोद्धा चंद्र सिंह गढ़वाली ने एक सपना देखा, जिसके लिए तमाम देव सिंह नेगी से लेकर कई आंदोलनकारियों ने, लाखों लोगों ने संघर्ष किया, जन आंदोलन। ये तमाम चीज़ें कौन किसको सुनाएं दर्द दिल किसको, मेरा दर्द है बेदर्दी से कहना, ये तमाम है। भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्रिमंडल से एक आशा थी कि जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी के दबाव में बेशक ये कुछ रोजगार खोलेंगे, परंतु जो रेल मंत्रालय का बंटवारा हुआ वो इन्हीं के मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास आ गया। एक IAS अधिकारी रहे, उससे साफ हो गया ये रिक्त पदों पे भर्ती नहीं करेंगे, ये रोजगार नहीं देंगे और रिक्त देश जो व्यवस्था जिस ढंग से चल रही थी उसी ढंग से चलाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ देखते हैं आगे क्या बढ़ोतरी होती है, किस दिशा में
हवाओं का रुख किस दशा में इन कटी पतंगों को ले जाता है। जय हिंद, जय भारत।